Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 Earth's structure। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर को। अर्थ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ का स्ट्रक्चर कितनी लेयर से मिलकर बना है? 3 लेयर, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कितनी लेयर से मिलकर बना है? 3 लेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, जो मिडिल लेयर है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और जो तीसरी लेयर है मतलब जो सबसे अंदर वाली सेंट्रल लेयर है जो अर्थ के सेंटर में है उसे हम बोलते हैं कोर। ठीक, कोई बात? चलो, तो आज इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग क्या ही पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इनकी एक्सटेंट कितनी है, साथ ही साथ हम इनका कंपोजिशन देखेंगे। मतलब अगर क्रस्ट है तो क्रस्ट किस किस से मिलके बनी है, मेंटल लेयर में क्या क्या हमें मिलेगा, और कोर में मतलब अर्थ के सेंटर में क्या कंपोजिशन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बात? चलो, सिलेबस क्या है इस चैप्टर का? कोर, मेंटल, क्रस्ट। मीनिंग ऑफ कोर, मेंटल, क्रस्ट, इनकी एक्सटेंट कितनी है, मतलब कितने कितने किलोमीटर तक ये अर्थ के अंदर फैली हुई हैं, और इनका कंपोजिशन मतलब ये किस किस से मिलके बनी है। ठीक है बात? चलो, तो बेटा हमारा जो नॉलेज था कि भाई अर्थ अंदर से ऐसी होगी, उसके अंदर ये होगा, ये सिर्फ एक्सकवेशंस और एक्सप्लोरेशंस पे ही बेस्ड नहीं है कि हमने अर्थ के अंदर की खुदाई की। मतलब खुदाई करने का मतलब पता होता है ना, जब हम कुआं खोदते हैं तो क्या करते हैं? खुदाई करते हैं ना। चलो, तो एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई करना, एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज। तो जो हमारा नॉलेज है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वो सिर्फ एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन से नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने अर्थ की खुदाई करके ही बस चीज़ों को जान लिया, एक्सप्लोर करके ही जान लिया। जबकि बेटा हमने अर्थ को जाना है किस किस को पढ़ के? सेस्मिक वेव्स को पढ़ के। ये दोनों भी किया है, पर साथ ही साथ हमने किसको भी पढ़ा है? सेस्मिक वेव्स को। ठीक है बात? अब सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ हमने उस मटेरियल की स्टडी भी की है जो वॉल्केनो से बाहर निकलता है। जब वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो वॉल्केनिक एरप्शंस में बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है, तो हमने उस मटेरियल की स्टडी भी की है। द एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ओरिजिन की जो थ्योरी हैं उन्हें पढ़ा। वॉल्केनोज से जो मटेरियल थ्रोन अप हुआ मतलब जो बाहर निकला उसको पढ़ा हमने। फिर सेस्मिक वेव्स की भी हमने स्टडी की। अब बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि हमें जितना भी नॉलेज है अर्थ के स्ट्रक्चर का, अर्थ के इंटीरियर का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशंस और एक्सकवेशंस से ही नहीं लिया है हमने। क्या बात समझ में आ रही है? एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करते हुए वहाँ तक पहुँच जाना। एक्सकवेशंस का मतलब होता है खुदाई करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम कुआं खोदते हैं, वेल को डिग करते हैं ना, तो उस टाइम हम खुदाई कर रहे होते हैं। तो जो हमारा नॉलेज है रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर इज़ नॉट बिल्ट अपॉन एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन सोनली। सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने किसी जगह की खुदाई करके देख लिया, किसी जगह को एक्सप्लोर करके देख लिया, बल्कि के हमने हमारे अर्थ के नॉलेज को बनाया है एक ब्रॉड एरिया को स्टडी करके। हमने किस किस को स्टडी किया है? तो बच्चा हमने सेस्मिक वेव्स को स्टडी किया है। अब सेस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक जब अराइव होता है तो अर्थक्वेक में जो वेव्स निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। तो सेस्मिक वेव्स को हमने स्टडी किया है। देन द मटेरियल थ्रोन अप बाय वॉल्केनिक एरप्शन। जब वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं तो कोई ना कोई मटेरियल अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ आता है, हमने इस मटेरियल को भी स्टडी किया है। फिर हमने अर्थ के ओरिजिन की जो थ्योरीज थी उन्हें पढ़ा, और उन सब के बाद अपने नॉलेज को बिल्ड किया है कि भाई अर्थ में इतनी लेयर्स हैं, इन लेयर्स में ये अवेलेबल है, इस लेयर में ये अवेलेबल है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नॉलेज है रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट सोनली और ओनली बेस्ड अपॉन एक्सकवेशंस एंड एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा हमने बेटा सेस्मिक वेव्स को स्टडी किया है, वॉल्केनिक एरप्शन में जो मटेरियल निकला उसको स्टडी किया है, अर्थ के ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ा है। उसके बाद हमने कहीं बताया है कि भाई ऐसा है अर्थ का स्ट्रक्चर। अगर हम सेस्मिक वेव्स की बात करें या अर्थक्वेक वेव्स की बात करें, सेस्मिक वेव्स कब निकलती है बच्चा? जब अर्थक्वेक होता है ना। ओनली प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा जब भी अर्थक्वेक आएगा तो जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उसमें से सिर्फ जो प्राइमरी वेव्स जिन्हें हम पी वेव्स भी कहते हैं वही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती हैं।
जबकि कि जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं जिन्हें हम एस वेव्स कहते हैं, डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड, ये लिक्विड से पास नहीं होती, मतलब हम इन्हें महसूस नहीं करते, हम सिर्फ किसको महसूस करते हैं, पी वेव्स को महसूस करते हैं। जबकि कि जो ये एस वेव्स हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ये तो लिक्विड को पास ही नहीं कर सकती। चलो, वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है इन वेव्स को और साइंटिस्ट को बताता है कि भाई अर्थक्वेक की डेंसिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा वॉल्केनिक एरप्शन को। तो सपोज करो ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ का क्रस्ट ऐसा नहीं है बेटा जैसा हमें दिखाया जाता है ना। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना कि अर्थ का जियोइड शेप है, मतलब अर्थ एक जैसी नहीं है हर जगह। तो सपोज करो यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन होगा, तो जब वॉल्केनिक एरप्शन होगा तो यहाँ पर जो मैग्मा चैम्बर है अर्थ के बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर है, इस मैग्मा चैम्बर से जो लावा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैग्मा चैम्बर है, इस मैग्मा चैम्बर से क्या बाहर आएगा, लावा बाहर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। देखो, द मॉल्टन मटेरियल, मॉल्टन का मतलब क्या होता है, सेमी लिक्विड। मॉल्टन का मतलब क्या होता है बच्चा, सेमी लिक्विड। तो सेमी लिक्विड मटेरियल थ्रोन अप बाय वॉल्केनोस, वॉल्केनोस क्या थ्रोन अप करते हैं, क्या निकालते हैं बच्चा, मॉल्टन मटेरियल। और ये मॉल्टन मटेरियल कहाँ आ जाएगा बच्चा, अर्थ के इंटीरियर से अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा। निकला कहाँ से है, अर्थ के इंटीरियर से निकला है, पर कहाँ आ जाएगा, अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फ्रॉम मैग्मा चैम्बर डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड बहुत गहराई में, डेप्थ में मैग्मा चैम्बर है, जिससे ये मटेरियल, मॉल्टन मटेरियल बाहर की तरफ आ जाएगा। फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल को पढ़ने के बाद भी जो साइंटिस्ट हैं वो ये जान पाए हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं। साइंटिस्ट हैव कम टू नो अबाउट द मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इंटीरियर किससे बना है। ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला, जब उन्होंने वॉल्केनो से जो मटेरियल बाहर आया था उसे पढ़ा, उसकी स्टडी की। अब बेटा जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हवा में कोई भी बात बोल देते हैं, वो हर एक एंगल को, हर एक पॉसिबिलिटी को प्रॉपरली चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात को माने तो बहुत सारी थ्योरीज हैं अर्थ के ओरिजिन की, और साइंटिस्ट इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसको भी स्टडी करते हैं, मीटेरॉइड्स को, ठीक है बात, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्काई से जो मीटेरॉइड्स अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरते हैं, स्काई से जो मीटेरॉइड अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरेंगे तो हमारे साइंटिस्ट उनको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि मीटेरॉइड का जो मटेरियल होता है, मीटेरॉइड्स का जो मटेरियल होता है वही मटेरियल अर्थ का भी है, ठीक है बात। फिर से ध्यान से समझना कि जो मीटेरॉइड्स का मटेरियल है, जिस मटेरियल से मीटेरॉइड बना है, अर्थ भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। क्या बात समझ में आ गई। तो असर्शन रीजन में या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या मीटेरॉइड और अर्थ का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, सेम है, तो बोलोगे क्या आप लोग कि सेम है। अर्थ और मीटेरॉइड दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं। द हीट गिव्स आउट बाय द अर्थ कम्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब हमारे अर्थ के कोर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये कंटिन्यूसली क्या एमिट कर रहे हैं, हीट। बेटा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हम अर्थ के सेंटर को ये बात करें तो इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है। एक मूवी आई थी 2012, इस मूवी में एक साइंटिस्ट होता है जो कहीं रिसर्च कर रहा होता है, तो उस रिसर्च में जहाँ पर वो बैठते हैं रिसर्च करने के लिए, वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ की ट्रे डाल लेते हैं, फिर भी पानी फटाफट उबल रहा होता है ना। तो नहीं देखी होगी आपने ये मूवी, और नहीं देखी है तो एक बार देखो प्लीज़। बेटा इस वाले पैराग्राफ में हमने अर्थक्वेक देखा, अर्थक्वेक में पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, और पी वेव्स अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती हैं, ये देखा। और उनकी जो वेव्स होती है जिन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि भैया अर्थ के अंदर कितना प्रेशर है, कितनी डेंसिटी और कितना टेम्परेचर है। साथ ही साथ फिर हम वॉल्केनो की स्टडी भी करते हैं, वॉल्केनो से जो मटेरियल बाहर निकलता है उसकी स्टडी करते हैं, मीटेरॉइड की स्टडी करते हैं, और इन सारी स्टडीज़ से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कितना है। अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि वहाँ पर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
चलो अब बचा हम लोग देखेंगे अर्थ स्ट्रक्चर को। तो जो अर्थ है वो मेडअप है सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से। सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होता है? पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो आपने वैसे तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। हम वो दो सर्कल को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। सपोज करो मैंने यहाँ से एक 2 रेडियस का सर्कल बनाया, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, फिर इसी सेंटर पे रख के 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, तो इन सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्यों? क्योंकि इनका सेंटर पॉइंट सेम ही है। तो हमारी जो अर्थ है वो भी मेडअप है सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से। ये होगी पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। और बेटा जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, है ना। तो जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रस्ट, ध्यान रखना। अब बेटा अर्थ के क्रस्ट का ही जरा ध्यान से समझो। सपोज करो ये अर्थ का क्रस्ट है, तो अर्थ के क्रस्ट पे आपको कहीं माउंटेन्स मिलेंगे, है ना, कहीं पर ओशियंस मिलेंगे, कहीं पर आपको सीज मिलेंगी, फिर कहीं पर प्लेट्यूज मिलेंगे। तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर ओशंस हैं, जहाँ पर सीज हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अर्थ के ऊपर प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स है, तो कहीं पर ओशन भी है, कहीं पर सीज भी हैं। तो वो पार्ट अर्थ के क्रस्ट का जो एमर्ज्ड है, डूबा हुआ है किसमें? ओशंस में, सीज में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बातें क्लियर है? अर्थ की जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। अब क्रस्ट के कुछ पार्ट पे क्या भी हैं बच्चा? ओशंस हैं। क्या हैं? इस तरीके से ओशंस हैं, सीज हैं, तो इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। फिर से समझें, जैसे ये अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ सीज हैं, फिर प्लेट्यूज हैं, यहाँ ओशियंस हैं। तो वो पार्ट अर्थ क्रस्ट का जो एमर्ज्ड है अंडर ओशन एंड सीज, वो क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोस्फीयर। और एमर्ज्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चा? डूबा होना। तो अर्थ क्रस्ट जितना भी जहाँ जहाँ पर भी पानी में डूबा हुआ है ना, मतलब ओशन के पानी से ढका हुआ है, सीज के पानी से ढका हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोस्फीयर। और बच्चा जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर है ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक हुई बात? हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है। किसका ब्लैंकेट है बच्चा? एयर का। उस एयर के ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। चलो एक्सटेंडिंग अपवर्ड, अपवर्ड जो अर्थ है वो एनवलप्ड है एक ब्लैंकेट से। वो ब्लैंकेट किससे बना हुआ है? गैसेस से। जो किसको बनाता है? एटमॉस्फेयर को बनाता है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, आर्गन है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो जो लिथोस्फीयर है और जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है, मतलब लिथोस्फीयर ही क्या है? आउटर मोस्ट क्रस्ट है ना, ये अर्थ की थिनीस्ट लेयर है, मतलब सबसे पतली लेयर है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स विथ लार्ज कंटेंट ऑफ सिलिकेट्स, फेल्डस्पार और माइका। तो ये कैसे बना है? जो लिथोस्फीयर या जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है, ये बना हुआ है रॉक से, और इनके अंदर लार्ज कंटेंट है किसका? सिलिकेट्स का, फेल्डस्पार का और माइका का। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे? सिलिकेट्स, फेल्डस्पार और माइका। चलो बेटा जो लिथोस्फीयर है उसे हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सायाल, दूसरा है साइमा। सायाल स्टैंड्स फॉर सिलिका प्लस एल्यूमिनियम एंड साइमा स्टैंड्स फॉर सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अब बेटा जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है ये थोड़े से लेस डेंस हैं, मतलब थोड़े से हल्के हैं, जबकि सिलिका प्लस मैग्नीशियम थोड़े से भारी हैं। तो जो सियाल वाली लेयर होगी, सायाल वाली लेयर होगी, ये साइमा लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही होगी। फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना। ठीक हुई बात? चलो तो पहली बात आप याद रखें कि जो हम लिथोस्फीयर है, जो आउटर लेयर है, मतलब जो क्रस्ट है, उसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सायाल, दूसरा है साइमा। सायाल अपीयर्स टू फ्लोट अबव साइमा, और जो सायाल है वो साइमा के ऊपर तैरता रहता है। फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना, बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी। सायाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की डेंसिटी है कम, और ये जो नीम है सायाल
और जो साइमा, इन्हें किस कहाँ से डेराइव किया गया है? SI स्टैंड्स फॉर सिलिका, AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। साइमा बोले तो सिलिका एंड MG बोले तो मैग्नीशियम। SiMa। चलो अब हम देखेंगे एक बार अर्थ की लेयर्स को देख ले, लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक हुई बात, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक कौन सी लेयर काम करती है? एटमॉस्फेयर। 1600 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना? 1600 किलोमीटर दूर तक क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक हुई बात। एटमॉस्फेयर खत्म हुआ, अब क्या चालू होगा? हमारी अर्थ का क्रस्ट। तो ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है। अब अर्थ के क्रस्ट को देखो, ऐसा क्या बिल्कुल गोल दिखाया है? इस तरीके से तो नहीं दिखाया है बच्चा, क्योंकि कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं प्लेट्यूज होंगे, कहीं पर प्लेन्स होंगे और कहीं पर ओशन होंगे। ये देखो, ये गहरा है ना, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ओशन होगा। फिर से ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ प्लेन्स हैं, यहाँ प्लेट्यूज मिलेंगे और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा? ओशन। तो ये क्रस्ट है अर्थ का। अब क्रस्ट के बाद जो ये जो सर्कल दिख रहा है, ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मोहो डिसकंटिन्यूटी के बाद आएगी फिर हमारी मेंटल लेयर। ये क्या है? मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के बाद ये जो सर्कल है, ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में क्या है, और उसके अंदर आएगा हमारा कोर। अब ये देखो, ये तो रहा ओशन, सी लेवल, ये भी रहा सी लेवल, ये है हमारा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने जैसे देखा था कि ये किस लेयर से बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस डेंस है, इसीलिए किसके ऊपर फ्लोट करता रहता है? साइमा के ऊपर फ्लोट करता रहता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है बात, फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना। जो सायाल लेयर होती है वो कॉन्टिनेंट को फॉर्म करती है, और जो साइमा लेयर होती है वो ओशन के फ्लोर को बनाती है। ठीक है बात, फिर से ध्यान से सुनो। यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट किसने बनाया? सायाल लेयर ने, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम ने बनाया। पर जो हमारा सी लेवल है, सी लेवल का जो बेड है ना, जो ओशन का जो फ्लोर है, ये किससे बना है? साइमा से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि डैश मेक ओशन फ्लोर, विच मेक ओशन फ्लोर? साइमा। ठीक है, डैश मेक कॉन्टिनेंट? सायाल। याद रखना बहुत अच्छे से, है ना। तुमको यहाँ देखने से ही पता चल रहा होगा। देखो बच्चा, सयाल के नीचे साइमा है, पर यहाँ पर जहाँ पर भी पानी है उसके नीचे कौन सी लेयर आ जा रही है? साइमा। तो सी लेवल का जो ओशन फ्लोर है, मतलब ओशन का जो फ्लोर है, वो कौन बना रही है? साइमा। और सियाल किसको बना रही है? अब बेटा बात करेंगे हम हमारे कोर की। तो कोर कहाँ है बच्चा? ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर, सेंट्रल लेयर, है ना, बीच वाली, बिल्कुल अर्थ का सेंटर। इसे हम क्या बोलते हैं? नाइफ। अब ये नाइफ में Ni स्टैंड करता है निकल के लिए और Fe स्टैंड करता है आयरन के लिए। मतलब अर्थ का जो कोर है वो निकल और आयरन से बना हुआ है। निकल और आयरन दोनों ही हैवी मेटल्स हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, इसीलिए ये अर्थ के बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलते हैं। इस पॉइंट में क्या समझा हमने? देखा कि जो कोर है अर्थ का उसे हम लाइफ कहते हैं। ये निकल और आयरन से बना हुआ है। निकल और आयरन दोनों ही हैवी मेटल्स हैं, दोनों की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये अर्थ के बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कंपोजिशन को। बेस्ड ऑन द एबव केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन हमने अभी पढ़ा, जो अर्थ का इंटीरियर है उसे हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। पहले हम कोर को पढ़ते हैं। कोर वो पार्ट है बच्चा अर्थ का जो इनएक्सेसिबल है, हम यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। ठीक है बात, इट इज़ द मोस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट लाइंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में है, अर्थ के सेंटर में है, किसी भी डायरेक्शन से निकालो अर्थ के सेंटर में है और इनएक्सेसिबल है, यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। वो टेम्परेचर इतना भयंकर हाई होता है कि असंभव है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। द कोर इज़ द डेंसिएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और अर्थ में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है तो वो कोर में ही है। कोर डेंसिएस्ट पार्ट है अर्थ का। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू आउटर कोर एंड इनर कोर। हम कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो पूरी की पूरी एंटायर कोर, आउटर कोर इनर कोर अलग अलग करके नहीं, हम डिवाइड कर सकते हैं आउटर कोर इनर कोर में, पर जो एंटायर पूरी की पूरी कोर है उसका डायामीटर है 7000 किलोमीटर। है बात समझ में?
कितना डायामीटर है हमारे अर्थ के कोर का? 7,000 किलोमीटर। कितना? 7,000 किलोमीटर। द एंटायर कोर इज अबाउट 7,000 किलोमीटर इन डायमीटर। पूरा डायमीटर कितना? 7,000 किलोमीटर का। अब टेम्परेचर सुनोगे तो हैरान ही रह जाओगे भाई। द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम अबाउट 4,400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6,000 सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है अर्थ के इंटीरियर में? इंटीरियर में मतलब सेंटर में, कोर में, इसकी रेंज 4,400 से लेके 6,000 तक है, बिल्कुल इनएक्सेसिबल। देन इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो कोर है वो आयरन और निकल से बनी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ में मैग्नेटिज्म के लिए। अर्थ में जो चुंबकीय ताकत है वो क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो आयरन और निकल से बना हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिल जाएंगे बच्चा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो भाई कहाँ मिलेंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर होता है, तो एस्थेनोस्फीयर किस किस के बीच में होता है बच्चा? मेंटल और क्रस्ट के बीच में होता है, ध्यान रखना। जैसे ये अर्थ का क्रस्ट है ना, तो अर्थ के क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट भी मिलेंगे आपको, सी लेवल भी मिलेगा और ओशियनिक रिज भी मिलेगी, है ना। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अब आपको जो इनर कोर है, कोर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। तो बेटा इनर कोर में आपको जो मटेरियल मिलेंगे, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उन्हें मॉल्टन हो जाना चाहिए, उन्हें लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए, पर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, जो मॉल्टन रॉक्स थी उन्हें कंप्रेस कर दिया गया है। द एस वेव्स डिसअपियर इन द आउटर कोर। और जो एस वेव्स होती हैं वो आउटर कोर तक ही पहुँच पाती हैं, विच सजेस्ट इट इज़ मॉल्टन स्टेट। इससे पता चलता है कि वो क्या है? मॉल्टन स्टेट। ठीक है बात। आउटर कोर किस स्टेट में है? मॉल्टन स्टेट में है। क्यों? क्योंकि एस वेव यहाँ तक ही पहुँच के रुक जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंटल कोर। तो मेंटल लेयर जो है वो क्रस्ट के नीचे है। दिस लेयर लाई बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे फर्स्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे मिलेगी आपको मेंटल। जो एवरेज थिकनेस है मेंटल की वो कितनी है? 2,900 किलोमीटर। ठीक है बात। और ये अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% बनाती है। मतलब बाकी की जो लेयर है वो 16% में है। कौन कौन सी? कोर और क्रस्ट। 84% वॉल्यूम, अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 84% बनाने वाली कौन सी लेयर है? मेंटल लेयर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? मेंटल लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट। मेंटल लेयर लाई जस्ट बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मिलेगी आपको मेंटल। इसकी एवरेज थिकनेस होगी 2,900 किलोमीटर और ये अर्थ के वॉल्यूम का 84% कंसिस्ट करती है। जो मेंटल है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होती है एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 700। अब टोटल थिकनेस की बात हम कर रहे हैं कि टोटल थिकनेस कितनी है? 2,900 की है। तो उस टोटल 2,900 में जो शुरुआत के 700 हैं वो किसके नाम पर है बच्चा? अपर मेंटल के नाम पर हैं। तो अपर मेंटल स्टार्ट होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी से। मोहो डिसकंटिन्यूटी से कहाँ तक चलेगी? ये 700 किलोमीटर की डेप्थ तक चलेगी। जब हम लोगों ने डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में हमने देखा था ना कि यहाँ पर ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी से 700 किलोमीटर तक कौन सी लेयर मिलेगी आपको? अपर मेंटल। ठीक है। इट इज़ कूलर एंड मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये कूलर है मतलब ठंडी है और ये किससे बनी है? सॉलिड रॉक से बनी है। पर जो लोअर मेंटल है उसका एक्सटेंशन है 700 किलोमीटर से लेकर के 2,900 किलोमीटर तक। ठीक है बस। 700 किलोमीटर से 2,900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है हमारी लोअर मेंटल लेयर। ठीक है बात। चलो, तो अपर मेंटल शुरुआत के 700 किलोमीटर किसके हैं? अपर मेंटल के हैं। अपर मेंटल कूलर है और सॉलिड रॉक से बनी हुई है। पर वहीं लोअर मेंटल का जो एक्सटेंशन है वो 700 किलोमीटर से 2,900 किलोमीटर तक है।
क्लियर है? चलो, और बेटा जो लोअर मेंटल लेयर है वो हॉटर मतलब गर्म भी है और डेंसर भी है देन अपर मेंटल से ज़्यादा गर्म है लोअर मेंटल, अपर मेंटल से ज़्यादा डेंसर भी है लोअर मेंटल। मतलब किसका वेट ज़्यादा है? लोअर मेंटल का। लोअर मेंटल का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज़्यादा गर्म है। वहीं पर अपर मेंटल का टेम्परेचर कम है, साथ ही साथ वो ज़्यादा डेंस भी नहीं है। किसके कंपैरिजन में? लोअर मेंटल के कंपैरिजन में। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोअर मेंटल हॉटर भी है और डेंसर भी है। किससे? अपर मेंटल से। एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 100 to 410 किलोमीटर, तो बेटा 100 से 410 किलोमीटर की जो डेप्थ है, उस डेप्थ पे जो मेंटल है वो पार्शियली मॉल्टन है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। सेमी मॉल्टन का मतलब होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो पार्शियली मॉल्टन फॉर्म में है मतलब लिक्विड फॉर्म में है। उस लेयर को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है बात? तो एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर पे, कहीं पे 200 पे, तो लगभग 410 तक 100 to 400 किलोमीटर की डेप्थ में जो मेंटल है वो पार्शियली मॉल्टन है मतलब लिक्विड फॉर्म में है। इसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। जो लोअर मेंटल है वो तो सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो ऐसा क्यों है कि जो अपर मेंटल है या जो एथनोस्फेयर है वो पार्शियली मॉल्टन है, पर जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है हाई प्रेशर। ठीक है बात? चलो फिर से एक बार कि जो 100 से 410 किलोमीटर तक आपको मिलेगा एक लेयर मेंटल की जो कि पार्शियली मॉल्टन है, उसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। पर जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर लग रहा है। एज द प्रेशर इंक्रीजेज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर और हीट दोनों ही बढ़ती जाएगी। ठीक है बात? एज द प्रेशर इंक्रीजेज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ डेंसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है बात? फिर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेशर भी है और डेंसिटी भी है। द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन अबाउट 1000 सेंटीग्रेड टू अराउंड 3500 सेंटीग्रेड। ठीक है बात? चलो, तो जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 1000 सेल्सियस या सेंटीग्रेड टू 3700 सेंटीग्रेड और सेल्सियस, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। सेंटीग्रेड थोड़ा ओल्ड फैशन है, हम लोगों ने पता नहीं क्यों वही सुना है, शायद तो हमें ज़्यादा वही आता है। तो जो टेम्परेचर है इस लेयर में आपको 1000 सेल्सियस से लेके 3700 सेल्सियस तक मिलेगा। अब ये जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, इसकी डेप्थ कहाँ से चालू होती है? तो इसकी डेप्थ चालू होती है 2800 किलोमीटर से। इट बिगेन्स एट द डेप्थ ऑफ 2800 किलोमीटर। ठीक है बात? चलो, इट बिगेन्स एट द डेप्थ ऑफ 2800 किलोमीटर। हियर देयर इज़ एन एब्रप्ट चेंज इन द सेस्मिक वेव्स। यहाँ पर सेस्मिक वेव्स में कुछ चेंजेस आते हैं दैट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ, और ये अर्थ से ट्रेवल होते हुए जाते हैं। जो प्राइमरी सिस्मिक वेव्स होती हैं जिन्हें हम पी वेव्स कहते हैं, उनकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है यहाँ पर जो सेकेंडरी सिस्मिक वेव्स होते हैं जिन्हें हम एस वेव्स कहते हैं, वो यहाँ पर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है बात? गुटनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी में प्राइमरी वेव की तो सिर्फ वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी बच्चा, मतलब इंटेंसिटी कम होगी, पर सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो तो पूरी तरह डिसअपियर ही हो जाती है। ठीक है, चलें आगे देखना। तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में प्राइमरी सेस्मिक वेव की वेलोसिटी कम होगी, पर वहीं पर जो सेकेंडरी सेस्मिक वेव्स हैं वो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती हैं। इट इज़ डेंस प्रोबेबली ड्यू टू द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ आयरन। ये ज़्यादा डेंस है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है बच्चा? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज में क्या है? आयरन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रस्ट और लिथोस्फीयर को। तो जो क्रस्ट है उसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ स्फीयर ऑफ सॉलिड रॉक, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलती है हमें? सॉलिड रॉक। लिथोस का मीन्स होता है स्टोन्स और रॉक्स, तो क्रस्ट को ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि लिथोस्फीयर का मीनिंग होता है स्टोन्स और रॉक। क्रस्ट इज़ ओनली 1% ऑफ अर्थ मास। अर्थ का जो मास है उसका 84% तो किसने ले लिया है? मेंटल ने। 1% ही सिर्फ किसके पास है? क्रस्ट के पास है, बाकी बचा हुआ कोर के पास।
अब बेटा अगर हम दूसरी लेयर से कंपेयर करें तो जो क्रस्ट है वो रिलेटिवली थिनर लेयर है, थिन लेयर है रॉक्स की। ठीक है बात। इसकी थिकनेस है 60 किलोमीटर बिलो हाई माउंटेन्स। जो हाई माउंटेन्स है उनके नीचे तो ये कहाँ तक जाएगी, 60 किलोमीटर तक जाएगी। पर अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस में से 5 to 10 किलोमीटर तक ही इसकी थिकनेस है। अगर हम अर्थ के साइज़ को कंसीडर करें तो जो क्रस्ट है बहुत ही थिन लेयर है। चलो, जो टेम्परेचर है अपर पार्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट इट ग्रेजुअली स्टार्ट राइजिंग टुवर्ड्स द इंटीरियर। पे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बेटा ओशियानिक क्रस्ट की बात हम कर रहे हैं। ओशियानिक क्रस्ट पे एक एस्टिमेट कहता है कि कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पर जैसे जैसे आप और इंटीरियर में ओशन के नीचे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर राइज होता जाएगा। जो वेट है और जो प्रेशर है रॉक्स का वो भी ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है विथ डेप्थ। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे वेट और प्रेशर किसका, रॉक्स का, वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। इसको डिस्कवर किया था यूगोस्लाविया के साइंटिस्ट एंड्रिएजा मोहरोविक ने। यूगोस्लावियन मतलब यूगोस्लाविया एक कंट्री है, वहाँ के एक साइंटिस्ट है एंड्रिएजा मोहरोविक। उन्होंने इसको डेवलप किया है। कब, अरे डेवलप नहीं, डिस्कवर किया है। कब डिस्कवर किया है, 1909 में। 1909 में यूगोस्लावियन साइंटिस्ट एंड्रिएजा मोहरोविक ने डिस्कवर किया कि इसको, मोहो डिसकंटिन्यूटी को। ये कहाँ पर मिलती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। ये किन दो लेयर्स के बीच में बाउंड्री बनाती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन बाउंड्री बनाता है, मोह डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट की तरह बेटा ये बिल्कुल नहीं है, ये यूनिफॉर्म डेप्थ पे अवेलेबल नहीं है। इट इज़ फाउंड अबाउट 8 किलोमीटर बीनियथ द ओशन। ओशन के नीचे ये आपको 8 किलोमीटर पे मिलेगी, पर कॉन्टिनेंट्स के नीचे ये आपको 32 किलोमीटर पे मिलेगी। ठीक है बात। तो लाइक द क्रस्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट एट यूनिफॉर्म डेप्थ। जैसे क्रस्ट यूनिफॉर्म डेप्थ पे मिलता है वैसे आपको यूनिफॉर्म डेप्थ पे मोह डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ओशन के नीचे ये 8 किलोमीटर पे मिल जाएगी, वहीं कॉन्टिनेंट के नीचे आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा, 32 किलोमीटर नीचे। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। इसके जो विशेषताएं हैं वो अपर लेयर मतलब क्रस्ट से भी मिलती हैं और बॉटम लेयर मेंटल से भी मिलती हैं। इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रस्ट के भी और मेंटल के भी। चलो बेटा अब हम बात करें कि अगर क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन बीइंग किस पे डालते हैं, तो वो किस पे डालते हैं बेटा, क्रस्ट पे। ठीक है। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू फोर्सेस ऑफ नेचर, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो थिकनेस है लिथोस्फीयर की वो बहुत फ्रेजाइल है एज कम्पेयर टू नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। नेचर से भी बहुत फ्रेजाइल है और अर्थ के कंपोजिशन में भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारा क्रस्ट ही है। द थ्योरी ऑफ डिसकंटिन्यूअल ड्रिफ्ट, जो थ्योरी थी जो वेगेनर ने दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थ्योरी का नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देने वाले थे कौन थे, वेगेनर। कब दी थी, अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर आई द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, कब आई, 1960 में। दोनों ही थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते रहते हैं। जो लेटरल मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली अर्थ को नया शेप देने में लगी हुई हैं। ठीक है। पर वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है और मिलियंस ऑफ ईयर्स में पूरी होती है। इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत फ्रेजाइल है, ना ही तो वो अर्थ के कंपोजिशन से मुकाबला कर पाएगा, ना ही तो नेचर से कर पाएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें जो वेगेनर ने दी है, या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें जो 1960s में आई है, दोनों ये बोलती हैं कि अर्थ में कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस होते जा रहे हैं। बिसाइड्स द लेटरल मूवमेंट, ये जो लेटरल मूवमेंट हो रहे हैं ये भी अर्थ में स्लो चेंजेस कर रहे हैं, पर इनके चेंजेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.